संजय राउत वो कहते हैं कि जब महाराष्ट्र में रहने वाले गुजरात के जो लोग हैं, गुजराती समुदाय के लोग हैं, वो बीजेपी को वोट करते हैं तो वो भी एक वोट जिहाद है। देखिए, पहले तो संजय राउत वगैरह इस लेवल के व्यक्तियों के वक्तव्यों को मैं जवाब नहीं देता। कोई मेरे लेवल का अगर व्यक्ति होगा तो उसके बारे में आप सवाल पूछिए। आखिर एक नेता ने भी अपनी लेवल तय करनी होती है ना, तो मेरे लेवल का कोई है तो पूछिए। आपने वोट जिहाद का जिक्र किया, क्या ये एक ही सिक्के का दूसरा पहलू है? वहां पर कहा जाता है बटोगे तो कटोगे, और यहां पर वोट जिहाद जिससे कि दूसरी तरफ यूनाइट हो जाए। क्या ये टर्म इसलिए कॉइन किया गया है कि वहां पर डिवीजन ना हो? नहीं, देखिए, बटोगे तो कटोगे, इसमें गलत क्या है? देश में अगर कोई भी समाज, कोई भी कौम ये अगर आपस में लड़ेगी, आपस में बटेगी तो वो कटेगी, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। जो सही बात है वो कही गई है। और मैं ऐसा कहता हूँ कि ये वोट जिहाद जो है ये वास्तविकता हम लोगों ने देखी है। मैं तो महाराष्ट्र में आपको 8 लोकसभा के क्षेत्र ऐसे कहता हूँ कि जिन क्षेत्रों में वोट जिहाद के भरोसे ही कांग्रेस जीती, अदरवाइज कांग्रेस जीती नहीं सकती। तो अब क्या होगा? मैंने बता दिया। अब वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं होगा कि आप 5 जगह जीतते हो और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी को काटते हो। अब ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी तो अलग हो गई, ये 5 जीतेंगे हम और 1 जीतेंगे वो, ये फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम वोट जिहाद की बात कर रहे हैं तो एक समुदाय विशेष की बात कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक आपके एक सहयोगी दल अजीत पवार साहब को जाता है, लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं हो पाया, हमने लोकसभा में देखा, और वो वोट कन्वर्ट नहीं हुए। ये कितना बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है आप लोगों के लिए? हमारे लिए इसलिए कंसर्निंग फैक्टर नहीं है कि देखिए, हम पहली बात तो ये है कि माइनॉरिटीज़ की ओर वोट बैंक के रूप में नहीं देखते। हम सबका साथ सबका विकास इस तत्व पर चलने वाले लोग हैं। अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल। कोई अपीजमेंट करता है तो हमको नहीं पसंद है। अगर कोई ये कहेगा कि मात्र केवल माइनॉरिटी का है इसलिए इसको आप ज़्यादा तवज्जो दो, ये हमको नहीं चलता है। आप सभी के लिए काम करो। अब मोदी जी ने इस देश में करोड़ों घर बनाए। आप देखिए, परसेंटेज वाइज अगर आप विचार करेंगे तो मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। मोदी जी ने जो सारी योजनाएं लाई, माइनॉरिटीज़ को फायदा हुआ है। उसमें तो कहीं नहीं लिखा था मोदी जी ने कि केवल हिंदुओं को मिलेगा, माइनॉरिटीज़ को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा तत्व बहुत सीधा है कि जस्टिस फॉर ऑल बट अपीजमेंट ऑफ नन। आपने कहा कि संजय राउत को आप अपने लेवल का नहीं मानते हैं, यहाँ पर कई लोगों ने ताली भी बजाई। उद्धव ठाकरे को आप अपने लेवल का मानते हैं? देखिए, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़े नेता है। कभी कभी लेवल छोड़ देते हैं, ये बात अलग है, लेकिन ठीक। तो वो कहते हैं इस चुनाव में या तो आप रहेंगे या वो रहेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि कोई किसी की हस्ती मिटा नहीं सकता, और राजनीति में किसी को अगर समाप्त करना है तो केवल जनता कर सकती है। किसी नेता में ताकत नहीं है, दम नहीं है कि वो दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दे। देखिए, मेरा ये सवाल पूछने के पीछे की वजह है वो सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि बड़े हैरान करने वाले हैं। वो कहते हैं खटमल है, मैं अंगूठे से कुचल दूंगा। आप कहते हैं मैं कारतूस हूँ। तो ये कारतूस, खटमल, औरंगजेब, चुनाव में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। नहीं, मैं तो कभी कभी जवाब दे देता हूँ, वैसे अक्सर जवाब देता नहीं हूँ, पर मैं अपनी तरफ से, देखिए, आप मेरा कोई भी भाषण निकालिए, मैं शालीनता के साथ बोलता हूँ, ठीक शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, अपनी लेवल को छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन कभी कभी ये होता है कि लोगों को जवाब न दो तो लगता है आदमी कमज़ोर है, तो कभी कभी अपनी ताकत का एहसास भी करवाना पड़ता है, इसलिए मैं करवाता हूँ। अच्छा, वहाँ से आदित्य ठाकरे कहते हैं कि हमें हिंदुत्व सीखने की देवेंद्र फडणवीस जी से ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं उनको हिंदुत्व क्या सिखाऊंगा? आजकल वो हिंदुत्व ओवैसी जी से सीख रहे हैं, आजकल वो हिंदुत्व वो किस किस से सीख रहे हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। वो समाजवादी पार्टी भी उनको हिंदुत्व सिखा रही है। अब उनसे हिंदुत्व वो सीख रहे हैं अबू आज़मी से, तो मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं आपसे फिर से वो सवाल पूछता हूँ, क्योंकि जब ये चर्चा थी कि देवेंद्र जी यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं वहाँ पर बैठा था, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ज़रा उनसे ये ज़रूर पूछेगा, और कई बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे मैसेज भी किया, मैं आपको सीरीज़ दिखा सकता हूँ कि उनसे सवाल ज़रूर पूछेगा कि
आपके महायुति का चेहरा कौन है मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, जैसे ही महाविकास आघाड़ी अपना चेहरा घोषित करेगी, 15 मिनट में हम अपना चेहरा घोषित कर देंगे। और वो भी यही बात कहते हैं। अभी तो देखिए, हमारे लिए तो पक्का है, चुनाव के लिए गवर्नमेंट जा रही है, गवर्नमेंट के मुखिया तो मुख्यमंत्री होते हैं, एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री है, हमारी गवर्नमेंट के प्रमुख वो है, हमारे नेता वो है, इसलिए हमारे पास तो एक चेहरा है गवर्नमेंट का जो चुनाव के लिए जा रहा है। उनको पूछिए उनका चेहरा तो कौन आप है। ये कह रहे हैं कि वही चेहरा है और वो बाद में भी वही आएंगे? देखिए, इसके बारे में बहुत साफ शब्दों में इससे पहले भी मैंने बताया है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका जो फैसला है, चूँकि एकनाथ शिंदे जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अजित पवार जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ये दो पार्टियों के अध्यक्ष और मेरी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ये मिलकर तय करेगा कि कौन प्रमुख होगा। जो तय होगा उसके पीछे सब लोग खड़े होंगे। एक तो आपने ये बताया, और एक जो मन में डाउट है वो ये है देवेंद्र जी, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये पूरे क्लैरिटी हो जाए, क्या जो महायुति की पार्टीज हैं उनका स्ट्राइक रेट, उनकी सीट वो मैटर करेगी या फिर कोई ऑल्टरनेट फॉर्मूला निकलेगा? देखिए, ऐसा कोई फार्मूला वगैरह कोई तय नहीं हुआ है और स्ट्राइक रेट हमारा सबका अच्छा ही रहने वाला है, इसलिए स्ट्राइक रेट वगैरह ये फार्मूला नहीं होगा। तीनों लोग मिलकर बैठेंगे और उसके आधार पर ये निर्णय करेंगे। तो इसलिए ये जो अलग अलग प्रकार की थियरीज आ रही है, स्ट्राइक रेट की थियरी, इसकी थियरी, ये सारी थियरी में कोई दम नहीं है। एक चर्चा बहुत गर्म है देवेंद्र जी, आप आ गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें खुल के आ रही हैं कि इस बार देवेंद्र जी के सामने चर्चा है, अब आप बताइएगा, कि कुछ बहुत बड़ा ऑफर है, अगर महायुति जीती तो दिल्ली में कुछ बड़ी चीज़ उनका इंतज़ार कर रही है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस समय दिल्ली के पत्रकारों के पास कोई खबर नहीं होती तो ऐसी खबर तैयार कर देते हैं कि ये फलाना आदमी आएगा, ये अध्यक्ष बनेगा, ये कुछ बनेगा। देखिए, ऐसा होता नहीं है, कोई ऐसी ऑफ़र भी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसमें व्यक्ति अपना फैसला नहीं करता, नेता अपना फैसला नहीं करता, अपने जो बड़े नेता होते हैं, अपना जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है वो मिलकर फैसला करता है। तो मेरे लिए तो ये बात पक्की है, क्योंकि आपका आगे प्रश्न आने वाला है तो अभी जवाब दे देता हूँ कि मेरी पार्टी मुझे दिल्ली जाने को कहेगी, दिल्ली रहूँगा, मुंबई जाने को कहेगी तो मुंबई रहूँगा। और मेरी पार्टी ने कहा कि देवेंद्र जी अभी आप बहुत हो गया, अब आपकी उपयोगिता नहीं है, आप घर जाओ, तो घर चला जाऊँगा। देखिए, अब देवेंद्र जी के मन की बात क्या है? यही मन की बात है, दूसरी कोई मन की बात ही नहीं है, यही मन की बात है। जो पार्टी कहेगी वो करना है। क्या दिल्ली दूर है, महाराष्ट्र में मन है? देखिए, अब तो ये बात साफ है कि देवेंद्र फडणवीस अपने मन से नहीं चलता, पार्टी के मन से चलता है। इसीलिए पार्टी ने जिस समय कहा कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, तो 5 साल मुख्यमंत्री रहने वाला देवेंद्र फडणवीस 1 मिनट भी हिचकिचाया नहीं, उप मुख्यमंत्री बन गया। तो इसलिए हमारे लिए हमारा वजूद नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं मेरा वजूद मेरी पार्टी के कारण है। एक स्टेटमेंट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे याद आ रहा है, आपने कहा था कि जब ये फैसला हुआ तो मुझे भी थोड़ा झटका लगा था और थोड़ा सा हैरानी हुई थी, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ मन कहाँ पर लगेगा? नहीं, देखिए, हैरानी क्यों हुई थी, क्योंकि जिस समय सरकार बन रही थी उस समय मेरे नेताओं से मैंने चर्चा की थी कि चूँकि मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा हूँ और ये तय था कि शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मुझे सरकार से बाहर रखिए, क्योंकि लोगों को लगेगा कि आदमी कितना लालची है, ये तो सत्ता के बिना रह ही नहीं सकता, 5 साल मुख्यमंत्री रहा, अब मंत्री बन रहा है, उप मुख्यमंत्री बन रहा है, तो मुझे बाहर रखिए। तो ये बात पहले मेरे नेताओं ने हाँ कही थी, मेरे नेताओं ने उसको मान्यता दी थी। इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे जी का नाम घोषित किया और मैंने कहा मैं सरकार से बाहर रहूँगा, मैं पार्टी का काम करूँगा और सरकार को पूरी मदद करूँगा। लेकिन उसके बाद पार्टी ने ये सोचा कि भाई मेरी ज़रूरत है अंदर ये सरकार चलाने के लिए, तो पार्टी ने जब मुझे कहा तो थोड़ा झटका इसीलिए लगा कि अरे ये तो तय हो गया था कि मैं बाहर रहूँगा, अब पार्टी कहती है। लेकिन मैंने 1 मिनट भी सोचा नहीं, मैंने प्रतिवाद नहीं किया, मैंने कहा ठीक है जो आप कहते हैं मैं करूँगा।